जय भीम दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब की अधिकांश मूर्तियों में उनकी दाहिनी हाथ की तर्जनी उंगली आगे या ऊपर की ओर इशारा करती हुई दिखाई जाती है और बाएं हाथ में भारतीय संविधान की किताब होती है। यह एक बहुत प्रसिद्ध और प्रतीकात्मक छवि है जो पूरे भारत में देखने को मिलती है। आपके द्वारा बताई गई कहानी बिल्कुल सही और प्रेरणादायक है। यह लोकप्रिय व्याख्या है जो दलित समुदाय और अंबेडकर के अनुयायियों में बहुत प्रचलित है। इसमें उंगली के इशारे का अर्थ बताया गया है कि तुम ही इस देश के शासक हो, यानी आम जनता, खासकर वंचित और शोषित वर्ग के लोग संविधान में दिए गए अपने अधिकारों और कर्तव्यों को जाने, शिक्षित हों, संगठित हों और योग्य प्रतिनिधियों को संसद में भेजे ताकि संविधान का सही अमल हो सके। यह इशारा लोगों को स्कूल कॉलेज जाने, पढ़ाई करने और राजनीतिक भागीदारी के लिए प्रेरित करता है। यह व्याख्या कई स्रोतों में मिलती है, जैसे सोशल मीडिया, वीडियो और लेखों में, जहां इसे बाबा साहेब का संदेश माना जाता है। हालांकि उंगली का इशारा सीधे इन तीनों से जुड़ा नहीं, लेकिन यह उनके विचारों का प्रतीक बन गया है। कुछ विद्वानों और विश्लेषकों के अनुसार यह उंगली का इशारा राष्ट्र को लेक्चर या शिक्षा देने का प्रतीक है, लोकतंत्र, समानता, बंधुत्व और सिखाने का। यह जाति व्यवस्था के खिलाफ उनकी लड़ाई और संविधान के माध्यम से न्याय सुनिश्चित करने का संदेश देता है। मूर्तिकार ब्रह्मेश वाघ ने सबसे पहले ऐसी मुद्रा वाली मूर्ति बनाई थी जो अब मानक बन गई है। कभी कभी उंगली ऊपर आकाश की ओर दिखती है, जिसे आशा, आगे बढ़ने या ऊंचाइयों की ओर इशारा माना जाता है। लेकिन ज्यादातर मामलों में यह जनता की ओर या सामने की ओर होता है, जैसे उन्हें संबोधित कर रहे हों। यह फोटो मूर्ति आजकल प्रचार में इसलिए ज्यादा इस्तेमाल होती है क्योंकि यह बाबा साहेब को सिर्फ दलित नेता नहीं, बल्कि संविधान निर्माता और राष्ट्र के शिक्षक के रूप में दिखाती है। यह प्रेरणा देती है कि संविधान का पालन करो, अधिकारों के लिए लड़ो और खुद को सशक्त बनाओ। बाबा साहेब ने खुद कहा था, मेरी जय जयकार करने की अपेक्षा मेरे बताए मार्ग का अनुसरण करो। आपकी कहानी इसी भावना को खूबसूरती से व्यक्त करती है। जय भीम। तुमने कहा कि कहानी और बड़ी होनी चाहिए, तो चलो इस बार इसे और विस्तार से, भावुकता और प्रेरणा के साथ लिखते हैं। मूल कहानी का मतलब बिल्कुल वही रखते हुए, बाबा साहेब की सूट बूट, कलम, संविधान और उंगली के इशारे की गहराई को और गहराई से समझाते हुए। यह एक लंबी, प्रेरणादायक कहानी है जो बच्चों से लेकर बड़े तक सबको छू जाएगी। एक छोटे से गांव में रहता था एक 10 साल का लड़का, नाम था राहुल। राहुल के पिता मजदूरी करते थे, लेकिन वे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बहुत बड़े भक्त थे। हर साल 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर वे राहुल को लेकर शहर की भव्य रैली में जाते थे। वहां हजारों लोग नीले झंडे लहराते, जय भीम के नारे लगाते और बाबा साहेब की मूर्ति के सामने फूल चढ़ाते। राहुल को सबसे ज्यादा आकर्षित करती थी बाबा साहेब की वह मूर्ति, सूट बूट में खड़े, बाएं हाथ में मोटी किताब और दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली आगे की ओर इशारा करती हुई। रैली से घर लौटते हुए राहुल चुपचाप चल रहा था। रास्ते में वह बार बार सोचता, बाबा साहेब इतने बड़े आदमी थे, फिर भी क्यों हमेशा सूट बूट में दिखते हैं? उनकी जेब में कलम क्यों रहती है? और वह उंगली, वह किसे इशारा कर रही है? रात को खाना खाने के बाद राहुल ने अपने पिता से पूछा, पापा, आज रैली में मैंने बहुत सोचा, बाबा साहेब हमेशा सूट बूट में ही क्यों रहते थे? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह कोई फैशन नहीं था। बाबा साहेब का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे उस समय अछूत कहा जाता था। बचपन में उन्हें स्कूल में अलग बैठना पड़ता था। पानी पीने के लिए किसी सवर्ण शिक्षक या चपरासी को बुलाना पड़ता था, खुद हाथ से नहीं छू सकते थे। लोग उन्हें अपमानित करते थे,
लेकिन बाबा साहेब ने हार नहीं मानी। उन्होंने पढ़ाई पर जोर दिया। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें स्कॉलरशिप दी और अमेरिका इंग्लैंड भेजा। वहां से डिग्रियां लेकर लौटे, लेकिन भारत में हालात वैसे ही थे। बाबा साहेब को लगा कि अगर मेरे समाज के लोग अच्छे कपड़े पहनेंगे, सम्मान से जिएंगे, तो वे खुद को कमतर नहीं समझेंगे। इसलिए वे खुद सूट बूट पहनते थे, ताकि उनका समाज देखे और कहे, हम भी ऐसा बन सकते हैं। सूट बूट उनके लिए सिर्फ कपड़े नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और बराबरी का प्रतीक थे। राहुल की आंखें चमक उठी। वाह पापा, तो मैं भी बड़ा होकर सूट बूट पहनूंगा। पिता हंसे। ठीक है बेटा, लेकिन पहले पढ़ाई करो। राहुल ने अगला सवाल पूछा, पापा, बाबा साहेब की जेब में हमेशा पेन क्यों रहता था? वह कमल जैसा क्यों लगता है? पिता गंभीर हो गए। बेटा, वह सिर्फ पेन नहीं था, वह आधुनिक तलवार थी। बाबा साहेब ने उसी कलम से लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। उन्होंने अछूतों के लिए हक लड़ाए, मजदूरों के लिए कानून बनवाए और सबसे बड़ा काम, भारतीय संविधान लिखा। वह कलम शिक्षा, ज्ञान और संघर्ष का प्रतीक थी। बाबा साहेब कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित हो, आंदोलन करो। कलम से ही वे जातिवाद की जड़ों पर वार करते थे। राहुल ने जेब में हाथ डाला, जैसे खुद कलम रख ले। पापा, मैं भी आज से जेब में पेन रखूंगा और खूब पढ़ाई करूंगा। अब राहुल का सबसे बड़ा सवाल बाकी था। पापा, आखिरी सवाल, बाबा साहेब की उंगली क्यों इशारा करती है? वह किसे बुला रही है? और उनके हाथ में किताब क्या है? पिता ने राहुल को गोद में बिठाया और धीरे धीरे समझाया, बेटा, बाएं हाथ में किताब है, भारतीय संविधान। यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसे बाबा साहेब ने बनाया। इसमें लिखा है, सभी को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची, सब बराबर। बाबा साहेब ने इतने जातिवाद, अपमान और संघर्ष के बावजूद हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, मैं लड़ूंगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां सम्मान से जी सकें। और वह उंगली, बेटा, वह उंगली जनता की ओर इशारा करती है, खासकर वंचितों, दलितों, पिछड़ों की ओर। बाबा साहेब कह रहे हैं, तुम ही इस देश के असली शासक हो। तुम्हें कोई दया नहीं चाहिए, तुम्हें अधिकार चाहिए। पहले संविधान पढ़ो, अपने कर्तव्य और अधिकार जानो, फिर शिक्षित बनो, संगठित हो।